नमस्कार मेरे साथियों और भाई और बहनों। उम्मीद और आशा करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे मित्र। आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने जा रहा हूं, जिसे हम विश्व का भूगोल हिंदी में कहते हैं। इंडियन ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करा दी है। लगभग 45-46 वीडियो हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी नाम से सर्च कर लीजिए। आपको प्लेलिस्ट में पूरे शुरू से लेकर के इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट मिल जाएगी मित्र। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरुआत करते हैं ईश्वर का नाम लेकर के, और कामना करते हैं कि जो भी भाई इस सेशन को देखें, कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखें, उनके एग्जाम में क्वेश्चन आए और उन्हें वो पूरी तरह से सही कर ले जाए मित्र। तो मित्र, यही मेरी उम्मीद है कि आप सबसे पहले एक काम करिएगा कि आप नोटबुक लेके बैठिए और वर्ल्ड ज्योग्राफी की आप एक बेहतर तरह से एक नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर पाए मित्र। छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं जीएस की सारी वैसे बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। मैथ जितेंद्र सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग जितेंद्र सर पढ़ाते हैं, और साइंस है वो दिनेश सर पढ़ाते हैं मित्र। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो सारी सेशन आप तक फ्री पहुंचते रहेंगे, बिल्कुल फ्री। एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा सेशन देखें, और मुझे भाई मानते हैं तो सेशन को 10 दोस्तों से शेयर जरूर करते हैं। चलिए बगैर देरी कर चलते हैं अपने सेशन की ओर। आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम यूनिवर्सल के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में इसमें इस सेशन में पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, और इसकी उत्पत्ति के कौन कौन से कारण रहे, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पहले हुई थी, इसका वास्तविक उत्पत्ति का निर्माण किसने बताया है, ब्रह्मांड में कौन कौन से आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, उन सब के बारे में विशेष तौर से पढ़ेंगे मित्र। चलिएगा, आप लोग हेडिंग बनाइए सबसे पहले, यूनिवर्सल। जिसे हम लोग बच्चों ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मांड है, इसका अध्ययन, इसकी जो स्टडी को क्या कहा जाता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है कि यूनिवर्सल जो होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, ब्रह्मांड की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, कॉस्मोलॉजी कहते हैं बच्चों। कॉस्मोलॉजी कहा जाता है मेरे मित्र। आप लोग याद रखना, पूछा जाए कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ब्रह्मांड कहते किसे हैं, तो ब्रह्मांड में जो आपको चीजें दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देती के साथ साथ छोटे से कण से लेकर के, छोटे से पार्टिकल से लेकर के बड़ी बड़ी गैलेक्सियां, आकाश गंगाएं इसमें शामिल होती हैं। तो कह सकते हैं छोटे से कण से लेकर के जो बड़ी बड़ी गैलेक्सी होती हैं, आकाश गंगा के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं बच्चों। तो आप इनकी चाहो तो एक परिभाषा में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, ब्रह्मांड मित्र सूक्ष्म कणों से लेकर के, सूक्ष्म कणों से लेकर के, कणों से लेकर बड़ी बड़ी आकाशगंगा, आकाश गंगा जिसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं मित्र, क्या कहते हैं, गैलेक्सी को शामिल किया जाता है, को शामिल किया जाता है, शामिल या सम्मिलित किया जाता है। और इस सम्मिलित रूप को, जो सम्मिलित रूप होता है मित्र, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं।
ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रह्मांड कहते हैं। आप लोग याद रखना। ये इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो बताइए कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे कणों से लेकर के आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, ब्रह्मांड में जो भी चीजें होती हैं, दृश्य भी होती हैं, अदृश्य भी होती हैं, दोनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। कभी कभी ये बात पूछी जाती है कि आप ये बताएं, जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक इमेज के माध्यम से ब्रह्मांड कैसा होता है। तो इस इमेज को देखिएगा, ये आपके सामने जस्ट इमेज है जो आपको इस इमेज पे दिखाई दे रही होगी। यह क्या है बच्चों? यह ब्रह्मांड है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें छोटे छोटे आपको यह तारे दिखाई दे रहे हैं, ये गैलेक्सियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, क्या दिखाई दे रही हैं? गैलेक्सी। असंख्य गंगाओं के, असंख्य आकाश जो गंगाएं होती हैं, उनके सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो बताइए, ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। जो आपको यह इमेज पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों? यूनिवर्सल है, ब्रह्मांड है। क्लियर हुआ? मैं जानता हूं इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इस जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस बात पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, ब्रह्मांड का निर्माण। का निर्माण। तो ब्रह्मांड के निर्माण के संदर्भ में बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, थ्योरी है, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, या महाविस्फोट सिद्धांत उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी। थ्योरी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत क्या कहते हैं मित्र? महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और यह ब्रह्मांड के निर्माण में सबसे सुपर और महत्वपूर्ण थ्योरी है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मांड के निर्माण के संदर्भ में सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी है, सबसे प्रचलित थ्योरी कौन सी है, तो आप इसी को बताएंगे, बिग बैंग थ्योरी को, जो आपके एग्जाम में बनती है बच्चों। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण बच्चों ध्यान रखना, ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वह 13.7 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व इसका ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। कहीं कहीं पर आपको एग्जाम में यह 15 अरब वर्ष पूर्व भी लिखा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अधिकतम, उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, लेकिन अधिकांश जो डेट आती है जो यूनिवर्स के निर्माण की, वह 13.7 अरब वर्ष पूर्व ही मानी जाती है, जो आपके एग्जाम में बन सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये निर्माण, ये जो थ्योरी है सबसे ज्यादा मान्य है। निर्माण भी इस थ्योरी के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, लेकिन इस थ्योरी को बताया किसने है? किसने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने सिद्धांत को दिया है या बताया है अपनी जुबान द्वारा? तो ध्यान रखना, बेल्जियम के एक पादरी हुआ करते थे। कौन? बेल्जियम के एक पादरी हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था? मैं लिख देता हूं, प्रतिपादक। प्रतिपादक प्रतिपादक कौन थे? तो ध्यान रखना, जॉर्ज लेमेंतियर थे। जॉर्ज लेमेंतियर, जॉर्ज लेमेंतियर। ये पूछे जाते हैं, जॉर्ज लेमेंतियर थे बच्चों, आप लोग याद रखना, जिन्होंने किसका? ब्रह्मांड के निर्माण में बिग बैंग थ्योरी का क्या किया था? सिद्धांत दिया था। जॉर्ज लेमेंतियर ने बिग बैंग थ्योरी का क्या किया था?
प्रतिपादक थे, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं के अनुसार इस ब्रह्मांड का निर्माण है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और इन्होंने ही बताया था कि जो ब्रह्मांड है मित्र, जो अपना यूनिवर्सल है, क्या है, यू ब्रह्मांड है, यह एक समय एक आग का गोला हुआ करता था, गोला हुआ करता था, फायर ऑफ वॉल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? फायर ऑफ वॉल हुआ करता था, एक आग का गोला हुआ करता था। लेकिन कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग इस आग के गोले में, इस आग के गोले में एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ बच्चों। क्या हुआ? एक विस्फोट हुआ, जिससे अनेक आकाश गंगाओं का अनेक आकाश गंगाओं का, तारों का, तारों का निर्माण हुआ। किसका? आकाश गंगा था, तारों का क्या हुआ बच्चों? निर्माण हुआ। यह सिद्धांत बताता है, यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रारंभ में जो ब्रह्मांड था वो एक आग के गोले की तरह था, फायर वॉल की तरह था। उसमें एक विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट को देखते हुए इस जो जॉर्ज लेमेंटर थे, उन्होंने महाविस्फोट सिद्धांत दिया है बच्चों। जिससे क्या हुआ? इस विस्फोट के कारण अनेक आकाश गंगाओं का, तारों का, ग्रह उपग्रहों का निर्माण हुआ बच्चों। मैं जानता हूं तेरी बातें आपके बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। और ये जो आकाश गंगा, तारे कैसे हैं, इसके लिए एक टेलीस्कोप है जो फ्रेंच गुआना से, यूएसए के फ्रेंच गुआना से अंतरिक्ष में भेजी गई थी। उसके द्वारा जो मैंने आपको चित्र दिखाया था, उस इमेज को खींचा गया था बच्चों। जो ब्रह्मांड का निर्माण है, जो अपने ब्रह्मांड का निर्माण है, ब्रह्मांड के निर्माण में बच्चों कौन कौन शामिल है, तो बताना चाहता हूं। ब्रह्मांड के निर्माण में आप पाएंगे कि इसमें 100 अरब आकाश गंगाएं को शामिल किया गया है, शामिल हैं। जो ब्रह्मांड है बच्चों, इसमें कितनी आकाश गंगा हैं, तो ध्यान रखना 100 अरब आकाश गंगाओं का जो सम्मिलित रूप है, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ये डाटा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो ध्यान रखना 100 अरब आकाश गंगाएं। अच्छा, ये आकाश गंगा होती क्या है? मैं आपको बार बार यह शब्द दोहरा रहा हूं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा, जिन्हें हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? गैलेक्सी कहते हैं। ये होती क्या है? तो जो गैलेक्सी होती है बच्चों, हालांकि ब्रह्मांड में तो 100 अरब आकाश गंगा है, लेकिन एक जो आकाश गंगा है, उसमें अरबों की संख्या में तारे होते हैं। स्टार जानते हैं, आप देखते होंगे रात में जो चमकते हैं स्टार्स, जिन्हें तारा कहा जाते हैं। सूर्य, हालांकि सूर्य भी एक तारा है, बट एक गैलेक्सी में आप देखेंगे टेलीस्कोप द्वारा, तो अरबों की संख्या में तारे शामिल होते हैं। आप देख लीजिए 100 अरब गंगाओं में कितने तारे शामिल होंगे। तो जो गैलेक्सी होती है मित्र, इस गैलेक्सी सबसे पहले कहते किसे हैं? तो अरबों तारों के समूह को अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा कहते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? इतनी बात तो मैं जानता हूं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ चुकी होगी। ठीक है,
अरबों तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। अच्छा, एक शब्द आपने जो यूनिवर्सल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में सुना होगा, या आकाश गंगा के बारे में सुना होगा, सुपर क्लस्टर। कौन सा बच्चों? सुपर क्लस्टर। क्लस्टर, सुपर क्लस्टर क्या है? तो सुपर क्लस्टर बच्चों ध्यान रखना, जो सुपर क्लस्टर होता है वह अरबों आकाश गंगाओं का, आकाश गंगाओं का समूह होता है। आकाश गंगाओं का, अरबों आकाश गंगाओं का बच्चों क्या होता है? समूह। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। पूछा जा सकता है, आप लोग याद रख सकते हो। मैं जानता हूं इतनी बातें आप लोग क्लियर हैं, तो चला आगे चलते हैं। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों से कहूंगा स्क्रीनशॉट की अपेक्षा आप लोग नोट करते जाएं तो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे भाई। आगे चलिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपनी आकाश गंगा की तरफ। हम लोग अपनी आकाश गंगा की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं जो अपनी आकाश गंगा है उसकी इमेज दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी मैंने आपको आकाश गंगा दिखाई, लेकिन उनमें अपनी एक आकाश गंगा है, उनमें अपनी एक आकाश गंगा है जो आपको इमेज पर यह दिखाई दे रही। तो मित्र, ये अपनी आकाश गंगा है। ये क्या है? अपनी आकाश गंगा है। इस आकाश गंगा में आप देखेंगे, जैसे ये जो पार्ट है इसमें असंख्य तारे हैं बच्चों। जैसे आपका गांव होता है ना, गांव, उसमें अनेक घर होते हैं, उसी तरीके से इस आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं बच्चों। और इसका जो सेंटर वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे वल्ज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? वल्ज कहते हैं। पूछा गया है, ध्यान रखना, वल्ज कहा जाता है। इसका जो सेंटर केंद्रीय भाग है उसे क्या कहते हैं बच्चों? वल्ज कहते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग याद कर सकते हो ये चित्र के माध्यम से। और पूछा ऐसे भी गया है कि वल्ज क्या है? तो आकाश गंगा के जो मध्य वाला पार्ट होता है, सेंटर वाला पार्ट होता है, जिसमें असंख्य तारे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वल्ज कहते हैं। आप लोग याद रख सकते हो। ये हमारी बच्चों क्या है? आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा है। अच्छा, जो अपनी आकाश गंगा है इसको मंदाकिनी भी कहा जाता है। अपनी जो आकाश गंगा है बच्चों, इसे मंदाकिनी भी कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं। मिल्की वे भी कहा जाता है बच्चों से। क्या कहते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे भी कहा जाता है। अपनी जो आकाश गंगा है उसका अन्य नाम क्या है? मंदाकिनी है। और मिल्की वे बच्चों से कहा जाता है। और अन्य नाम में और देखेंगे, इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। अपनी आकाश गंगा इसलिए है क्योंकि इसमें अपना बच्चों क्या है? सूर्य है। अपना क्या है? इसमें एक तारा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। यहां पर क्या है? ये सूर्य है बच्चों। और सूर्य अपने आप में क्या है? एक तारा है, स्टार है अपने आप में। अपने आप में क्या है? तारा है। इसलिए इसमें हमारा सूर्य है, इसलिए हम इसे अपनी क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। आप लोग याद रखना। अच्छा, ये अपनी आकाश गंगा है। तो ऐसी बात रही, जैसे एक गांव होता है, गांव के पड़ोस में दूसरा गांव भी होता है, ऐसे ही आकाश गंगा के पड़ोस में कोई ना कोई दूसरी आकाश गंगा भी होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था, ब्रह्मांड में मेरे मित्र असंख्य
100 अरब आकाश गंगा हैं, तो उनमें एक हमारी भी है। उसके सबसे नजदीक आकाश गंगा कौन सी है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो ध्यान रखना, अपनी जो पड़ोसी आकाश गंगा, पड़ोसी आकाश गंगा कौन सी है, तो आप लोग ध्यान रखना, एंड्रोमेडा है बच्चों। कौन सी है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा पूछा जाए तो बता देना, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। इसे अंग्रेजों ने तो जो अपनी पड़ोसिन मंदा जो गैलेक्सी थी उसको एंड्रोमेडा कहा, लेकिन हम भारतीय भी किसी से कम नहीं है, हमने भी इसका नाम अपनी तरफ से रख दिया देवयानी। क्या नाम रख दिया, देवयानी। तो आपके ऑप्शन में वहां पर जो मिलेगा, या तो एंड्रोमेडा मिलेगा या देवयानी मिलेगा, देवयानी बच्चों, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। और यह हमारी जो आकाश गंगा है बच्चों, इससे 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है बच्चों, प्रकाश वर्ष दूर है। क्योंकि आप कुछ जानते हैं, जो खगोलीय दूरियां होती हैं वह प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं। और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो सूर्य की किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेती हैं उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और हमारी जो पड़ोसन देवयानी जो गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, उसकी दूरी हमारी आकाश गंगा से, दुग्ध मेघलाक से देवयानी की जो दूरी है वो 2.2 मिलियन किलोमीटर दूर है बच्चों। चाहो तो आप इन सब का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले लोगों का मानना यह था कि जो हमारी पृथ्वी है वह केंद्र में हो, जितने भी सूर्य चंद्रमा, जितने भी ग्रह, जितने भी खगोलीय पिंड हैं वह हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। अर्थात हमारी पृथ्वी मुख्य सेंटर में है, जिसे हम लोग कहते हैं जियो एंट्रिक थ्योरी। तो आप लोग लिख सकते हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसे कहते हैं पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत बच्चों। क्या कहते हैं, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। इसे पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत कहते हैं, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यही मान्यता थी कि हमारी पृथ्वी है वो सेंटर में है और जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। अर्थात ये जो पृथ्वी केंद्र सिद्धांत है, जियो सेंट्रिक थ्योरी है, ये किसने दी थी, इसके प्रतिपादक कौन थे बच्चों, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, 140 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं है बच्चों, ईस्वी में है, एक मिस्र के एक पादरी हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, क्लोडियस टालमी। टालमी, क्लोडियस टालमी का मानना था कि पृथ्वी हमारी केंद्र में है और जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो चक्कर लगा रहे हैं हमारी पृथ्वी का।
और ये जो पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत था, जिसे हम लोग जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, वो दिया किसने था? तो बता दीजिए 140 ईसा पूर्व क्लॉडियस जो टालमी थे, जो मिस्र के हुआ करते थे बच्चों। किसके? मिस्र देश के हुआ करते थे। उन्होंने यह सिद्धांत दिया था बच्चों। लेकिन यह सिद्धांत बच्चों एक लंबे समय तक चलता रहा। यह सिद्धांत है एक लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन आपको कहते हैं जैसे जैसे मनुष्य का हृदय विकसित हो जाता है, जिस तरीके से उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती जाती है, तो इस सिद्धांत को आगे जाकर के इन फ्यूचर 1443 ईस्वी में इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। और गलत साबित यह कहा कि अपनी पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है, सन केंद्र में है, और पृथ्वी हमारे सूर्य का क्या कर रही है? वो जो चक्कर लगा रही है। क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। इस थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, हेलियो, जो दूसरा सिद्धांत है बच्चों, हेलियो सेंट्रिक थ्योरी इसे कहते हैं बच्चों सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत और ये कब दिया गया था? तो ध्यान रखिए, ये जो सिद्धांत दिया गया था वो 1543 में दिया गया था, 1443 में नहीं बच्चों। मैं थोड़ा गलत बोल गया था, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा था, उसके लिए मुझे क्षमा के लिए खेद है। 1543 में एक सिद्धांत निकल करके आया था, इसे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है। और इसको किसने दिया था? इस सिद्धांत का जन्मदाता कौन था? पापा कौन था? तो ध्यान रखना, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिक्स ने जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसको ठुकरा दिया और यह कहा पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है, और जितने भी ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड हैं वह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं बच्चों। किसका? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने इस सिद्धांत को ठुकरा दिया बच्चों। तो ये दोनों सिद्धांत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और किस किस ने दिए, तो आप इनको याद कर ले जाएंगे, पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस और क्लॉडियस टालमी, दोनों को आप लोग याद रखिए। अब मैं आपको लेके चलूंगा सोलर सिस्टम की ओर। उससे पहले जरा ध्यान रखिए, मैंने यह बताया आपको कि यह हमारी आकाश गंगा है बच्चों। कौन सी वाली? यह वाली। ये अपनी आकाश गंगा है, ये अपनी आकाश गंगा है। और यहां पर अपना सूर्य है, यहां पर अपना सूर्य है ये। और इस सूर्य के चारों ओर ये अपना सूर्य है बच्चों। इसे हम लोग तारा कहते हैं। क्या ये तारा इसे कहा जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि कभी कभी अपनी जो आकाश गंगा है इसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसका आकार पूछ लिया जाता है, इसका आकार कैसा है? तो ध्यान रखिए, इसका जो आकार है मित्र, जो शेप है, वह सर्पिलाकार है बच्चों। कैसा है? सर्पिलाकार है। जैसे इसकी पूंछ निकली हुई है, ये आपको क्या दिखाई दे रही है? इसे पूंछ सी दिखाई दे रही है। तो इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है इस तरीके से। तो आप लोग याद रखना। अब देखो मेन पॉइंट पे आते हैं। सूर्य है, सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड अपनी कक्षा में इस तरीके से राउंड करते हैं। ठीक है,
सोलर सिस्टम में जो भी आकाशीय पिंड होते हैं वो सूर्य के चारों ओर इस तरह परिक्रमा करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जो केवल केवल सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है बच्चों। और सूर्य है वो अपना सेंटर में नहीं है, इसके गैलेक्सी, इसके अपनी दुग्ध मेखला की, वो एक कोर पर है, एक साइड में यहां पर। ठीक है, मैंने इसीलिए इसको अलग से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बनाइए सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं सौर मंडल। सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल में अपना जो मुखिया है, सौर मंडल में अपना जो मुखिया है वो बच्चों कौन है? सूर्य है। क्योंकि सौर मंडल में जितना भी प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो इस सोलर सिस्टम का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो कौन है? आकाशीय पिंड है वो कौन है? तो बताइए, सूर्य है बच्चों। तो सौर मंडल में किस किस को शामिल किया जाता है? तो ध्यान रखिए, सौर मंडल मित्र सूर्य, किसको? सूर्य को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य के चारों ओर चक्कर मार या परिक्रमा लगाने वाले खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड। पिंड में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूम्रकेतु, उल्का पिंड, उल्का पिंड और वोना ग्रह आदि को शामिल किया जाता है बच्चों। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? सौर मंडल कहा जाता है। अर्थात सौर मंडल में किस किस को शामिल किया जाता है? तो बताइए, सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो खगोलीय पिंड हैं, जैसे सैटेलाइट, प्लैनेट्स, क्षुद्र ग्रह, धूम्रकेतु, उल्का पिंड और बौना ग्रह आदि को शामिल किया जाता है बच्चों। तो आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आप लोग ये बताइए, जो रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है एनटीपीसी में, आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, आप लोग क्वेश्चन ये बताएं कि सौर मंडल में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता? किसे शामिल नहीं किया जाता? शामिल नहीं किया गया, किया गया। ठीक है बच्चों, हाँ, ऑप्शन आपके सामने हैं। सूर्य, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव तारा और चौथा ऑप्शन है प्लूटो। अगर जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अगर बताएं सौर मंडल में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया सकता, किया गया है? क्या सूर्य को, यूरोप को, यूरोप जो महाद्वीप है उससे, या धूम्र तारा
ध्रुव तारे को या फिर प्लूटो को? अगर ईमानदारी से जानते हैं तो इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर मित्र कौन सा है? लेकिन मैं बताता हूं, आप लोग सोच रहे होंगे जो यूरोप है इसे सौर मंडल का पार्ट नहीं माना जाता, तो आप 100% क्या है बच्चों, आप 100% गलत हैं। क्योंकि जो यूरोप है बच्चों, यह एक महाद्वीप है। क्या है? एक महाद्वीप। और महाद्वीप ये कहां पर है? तो पृथ्वी पर है। तो आप ये बताइए, क्या पृथ्वी को सौरमंडल का पार्ट नहीं मानते हैं? तो आप कहेंगे मानते हैं। तो ये ऑप्शन तो कट गया भाई। इसका राइट आंसर है वो ध्रुव तारा है बच्चों। कौन सा? ध्रुव तारा है, वह अपने सौर मंडल का भाग नहीं है। जो आपने रात में देखा होगा, जो उत्तर की ओर चमकता है। पहले जो लोग रात में यात्रा करते थे, जब आपके पास फोन, जब लोगों के पास फोन नहीं थे, टेली कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, उस समय लोग जो ट्रेवल किया करते थे रात में, जंगलों से होकर के, रेगिस्तानों से होकर के, मुसाफिर वगैरह, वो लोग उस ध्रुव तारे से के माध्यम से यात्रा करते थे। उनसे उन्हें पता चल जाता था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ध्रुव तारा है वह हमेशा उत्तर दिशा की ओर चमकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जो ध्रुव तारा है वह जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है। हालांकि हमारी आकाश गंगा में तो है। हम लोग सोलर सिस्टम का मुख्य मुखिया कौन है? सूर्य। और ध्रुव तारा का अपना सेटअप होगा। और जो सोलर सिस्टम में जो हमारा सूर्य, हमारा अलग एक मुखिया है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो मेरा मतलब यह है कि जो ध्रुव तारा है वो हमारे सौरमंडल का पार्ट नहीं है। हालांकि हमारी वो आकाश गंगा में ही है, हमारी मध्ययुग्ध मेखला में ही है, बट हमारे उसका पार्ट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? तीसरा सही है। अब हम लोग चलते हैं सोलर सिस्टम की ओर। हम लोग अब सोलर सिस्टम की ओर चलते हैं। तो सोलर सिस्टम में बच्चों सबसे पहले मैं आपको जो अपना सोलर सिस्टम है उसकी इमेज दिखाना चाहता हूं। जैसे ये अपना क्या है बच्चों? सोलर सिस्टम है। जरा देखिएगा, यह आपको इमेज पे दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, ये क्या है? सोलर सिस्टम है, जिसे हम लोग सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सौर मंडल कहते हैं। बड़ा गौर से ध्यान दीजिए, ये अपना सूर्य है। क्या है? सन है। और इसके चारों तरफ आपको जो ग्रह दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये सबसे पहले ये मरकरी, ये हम लोग बुध कहते हैं। वीनस शुक्र कहते हैं, ये शुक्र है। और ये अर्थ मतलब पृथ्वी है ये। और उसके बाद ये मार्स है, मंगल ग्रह है। फिर जुपिटर है, ये मतलब बृहस्पति है। सैटर्न शनि है बच्चों ये। फिर उसके बाद ये अरुण ग्रह है। सॉरी, ये कौन सा है? अरुण ग्रह है। और ये वरुण ग्रह है। अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपसन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? तो बता सकते हैं 8 ग्रह हैं बच्चों। 8 ग्रहों का अपना एक सूर्य है, एक बाप है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। और सूर्य अपने आप में क्या है? एक तारा है। क्या है? स्टार है, तारा है बच्चों। इसमें आप देखेंगे, ये बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी हुई और ये मंगल हुआ। इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है बच्चा। किस किस को? बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को और मंगल को, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। इनर प्लैनेट्स कहते हैं। इसके साथ साथ इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक। और शेष जो 8 ग्रह हैं, इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको सम्मिलित रूप से एक्सटर्नल
बाहरी ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहरी ग्रह कहा जाता है। और इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं बच्चों, गैसीय ग्रह भी कहते हैं बच्चों। हालांकि इनके बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा, लेकिन इनके बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले जो परिवार का मुखिया है उसका इंट्रोडक्शन करा देता हूं तुम्हें, सूर्य के बारे में बच्चों। तो आप लोग हेडिंग बनाइए सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में सबसे पहले डालिए सूर्य, सौर मंडल डालिए हेडिंग, सौर मंडल। सौर मंडल में आप सबसे पहले अध्ययन करेंगे वह सूर्य का अध्ययन करेंगे बच्चों, जिसे हम लोग सूर्य सन कहते हैं। किसका? सूर्य का। तो सूर्य का अध्ययन के लिए सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जो सूर्य है वह हमारे सौर मंडल का परिवार का सबसे बड़ा मुखिया है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। और सौर मंडल में जो भी प्रकाश और ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। तो आप सूर्य के बारे में थोड़ी उसके बड़प्पन के बारे में 4 लाइनें लिख लीजिए। जैसे सूर्य, सूर्य क्या है? तो आप सबसे पहले एक बच्चों क्या है? तारा है। आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। सूर्य जो ऊर्जा, ऊर्जा तथा प्रकाश, तथा प्रकाश, ऊर्जा तथा प्रकाश का एकमात्र सूत्र, का एकमात्र स्रोत है बच्चों। वो कौन है? सूर्य है। जैसे परिवार में जो मुखिया होता है ना, वही कमा करके लेकर के आता है। जिस तरीके सारे परिवार के मेंबरों का क्या करता है? भरण पोषण करता है। उसी तरीके से जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सूर्य क्या करता है? सभी को क्या करता है? ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। एनर्जी का मात्र एक ही क्या बच्चों? स्रोत है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। इतनी बात मैं जानता हूं आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जो अपनी अर्थ है ना बच्चों, पृथ्वी की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है? तो ध्यान रखना, सूर्य से अपनी पृथ्वी की जो दूरी है बच्चों वो 14.98 करोड़ किलोमीटर बच्चों, करोड़ किलोमीटर। किलोमीटर को केएम लिख देता हूं बच्चों में। ठीक है, सूर्य हालांकि ये एक औसत दूरी है, क्योंकि आप जानते हैं अपसौर और उपसौर की घटनाओं में यह दूरी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन एक एवरेज दूरी है सूर्य से वह 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर है बच्चों। ठीक है, हालांकि अपसौर और उपसौर के बारे में आगे बेहतर तरीके से बताऊंगा, चिंता न करें बच्चों। आगे चलिएगा, एक बात और कही जाए, जो सूर्य है मित्र अपना, इसका जो द्रव्यमान है, क्या द्रव्यमान, मास है बच्चों, वो संपूर्ण सौर मंडल का, संपूर्ण सौर मंडल का कितना है बता सकते हैं आप? वो ध्यान रखिए लगभग 98% के समथिंग है बच्चों। संपूर्ण सौरमंडल का द्रव्यमान कितना है? 98% सूर्य में समाया हुआ है। किसमें? सूर्य में समाया हुआ है। शेष 2% में अन्य ग्रह, अन्य खगोलीय पिंड है। क्या है? खगोलीय पिंड है बच्चा। ठीक, अपना जो सूर्य है मित्र, अपना यह सूर्य है, सूर्य है। इसमें अगर देखा जाए, इसके संगठन में देखा जाए, इसके जो संगठन है, इसका निर्माण किन किन चीजों से हुआ है, इसका जो संगठन है
तो ध्यान रखना, इसके संगठन में आप पाएंगे 71% बच्चों हाइड्रोजन है। कितनी? 71% हाइड्रोजन है। कितनी है? 71% सूर्य के अंदर हाइड्रोजन है। और इसके साथ साथ और आप देखेंगे 26% हीलियम है बच्चों, और 2% के समथिंग आप देखेंगे अन्य गैसें हैं। अन्य गैसें हैं। अब ये गैसों का मतलब क्या है? इन गैसों के अंदर एक क्रिया होती है बच्चों। क्या होती है? एक क्रिया होती है। वह क्रिया क्या होती है? जिससे सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग कहते हैं, इस क्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन कौन सी होती है बच्चों? नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, इसे विधि कहा जाता है। नाभिकीय संलयन विधि के तहत बच्चों ऐसा होता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और हीलियम का 1 परमाणु मिलकर के नाभिकीय संलयन विधि का के बच्चों क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जिससे क्या होता है? एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण सूर्य चमकता है, और सूर्य अपनी जो आंतरिक क्रिया होती है उसके अंदर जो नाभिकीय संलयन विधि होती है उसके माध्यम से चमकता है बच्चों। तो आप लोग बेहतर तरीके से इस बात को याद रख सकते हो। अब चलो हम लोग सूर्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, इसके संगठन के बारे में, इसके आकार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो मान के चलिए ये क्या बच्चों? सूर्य है, और सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और इसी के अंदर बच्चों, इसी के अंदर जो कोर है, ये सबसे आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग है बच्चों सूर्य का, याद रखना, ठीक है। और इसी के अंदर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। इसी के अंदर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, आप लोग याद रखना, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर होता है, किसका बच्चों? कोर का। सूर्य के जो अंदर वाला जो पार्ट है, इसका कोर का जो टेम्परेचर होता है वह आपके एग्जाम पूछा जाता है। तो बताइए, इसका जो कोर का जो तापमान है वो कितना है? तो जरा बताइए, इसका जो तापमान होता है 1.5 इंटू 10⁻⁷। कितना बच्चों? 10⁻⁷ सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 1.5 इंटू 10⁻⁷ सेंटीग्रेड के समथिंग होता है, सेंटीमीटर के समथिंग होता है, आप लोग याद रखना, कोर का बच्चों। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट होता है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है? वन सेकेंड। ये बच्चों दूसरा पार्ट है, इसे हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसे फोटोस्फीयर कहते हैं बच्चों। फोटोस्फीयर का मतलब होता है प्रकाश मंडल। क्या होता है? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। इसका दूसरा पार्ट है सूर्य का बच्चों। और इसे बच्चों नग्न अवस्था से, अपनी नग्न आंखों से देखा सकता है। सूर्य का यह पार्ट जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो तापमान है, इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 सेंटीग्रेड होता है। जो हमारी पृथ्वी के जो सेंटर होता है, इसे हम लोग कोर कहते हैं, वहां का टेम्परेचर और फोटोस्फीयर जो सूर्य का पार्ट है उसका टेम्परेचर लगभग समान होता है, 6000 सेंटीग्रेड होता है। और फोटोस्फीयर को ही बच्चों हम लोग क्या करते हैं? अपनी नग्न आंखों से देखते हैं। देख सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। मैं जानता हूं इतना क्लियर हुआ। और जो तीसरा वाला पार्ट है, कौन सा बच्चों, तीसरा वाला पार्ट, ये तीसरा वाला पार्ट है, ठीक है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमंडल। ये देखो मैं ग्रीन से लिख देता हूं, इसे वर्णमंडल कहते हैं या फिर क्रोमोस्फियर कहते हैं। वर्णमंडल, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ये जो वर्णमंडल है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कब दिखाई देता है, तो ध्यान रखना, जो क्रोमोस्फियर है यह जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, कैसा, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब यह दिखाई देता है। तो ध्यान रखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। जो आपका क्रोमोस्फियर है, इसे वर्णमंडल कहते हैं। ये कब दिखाई देता है, तो बताइए, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब यह आपको दिखाई देता है। और इसका जो चौथा पार्ट है, इसका जो चौथा पार्ट है, जरा ध्यान दीजिए, ये चौथा पार्ट है बच्चों, ठीक है, ये वाला, ये कौन सा चौथा पार्ट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, वो कोरोना बीमारी वाला कोरोना नहीं, कोरोना कहते हैं बच्चों से, कोरोना कहा जाता है। आप लोग याद रखना, इसे क्रीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीट भी कहते हैं। और यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है बच्चों, बाहरी परत है। तो ध्यान रखना, कभी कभी इनकी सीरीज पूछी जाती है, सूर्य के संगठन की प्रक्रिया कैसी है। तो सबसे पहले कौन है बताएंगे, बाहरी परत में कोरोना है, उसके बाद क्रोमोस्फियर जिसे वर्णमंडल कहते हैं, फिर तीसरे नंबर पर है आपका फोटोस्फियर, चौथे नंबर पर है कोर। कभी कभी इसकी श्रृंखला की जो इसका संगठन है पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, अंदर से पूछ लिया जाए। सबसे अंदर आपका कोर है, उसके बाद कौन सा है, प्रकाश मंडल है, उसका वर्णमंडल है, उसके बाद कोरोना है, ठीक है। कोरोना बच्चों, यह सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है और यह केवल केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। कौन सा पार्ट, कोरोना बच्चों। लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा पार्ट दिखाई देता है, तो वर्णमंडल दिखाई देता है बच्चों। कौन सा, वर्णमंडल दिखाई देता है। यह मैंने आपको सूर्य के संगठन के बारे में बताने का प्रयास किया, ठीक है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। और एक बात और ध्यान रखिए, यहां पर छोटी सी बात बताना मैं आपको भूल गया। यह जो सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है जैसे हमारी ये पृथ्वी बच्चों, ये पृथ्वी अर्थ है, इसका जो प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगभग 16 सेकंड का समय लेता है। कितना, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। और आप आज से ही अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नोट्स बना लें ताकि एग्जाम में आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। रुकेश सिर्फ एक बात के लिए कहूँगा, सेशन पे न्यू सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर बताना है। इसके साथ साथ सेशन अच्छा लगा तो बगैर लाइक की हुई जाएगी ही नहीं, ये मेरी आपसे आशा और उम्मीद है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।